जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज फिर एक बार भारी मन से एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। लास्ट वीडियो जब AI-1711 का क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, तो उस पर हमने बनाया और उस पर कई सारे वीडियो बनाए। जैसे जैसे इनपुट मिलते जा रहे थे मीडिया के माध्यम से या कुछ वीडियोस के माध्यम से, तो उसके आधार पर जो भी एनालिसिस बन पड़ती थी वो हमने किया। अभी फिर लास्ट 24 आवर्स बैक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट के पास में। यद्यपि मीडिया के माध्यम से भी जो सूचनाएं मिल रही हैं वह बहुत ही कम, अपर्याप्त तथा अप्रामाणिक हैं, फिर भी उसके बेस पर जो हम एनालिसिस कर सकते हैं वो हम आइए करते हैं। मित्रों, जब भी कोई एयर क्रैश होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पायलट या क्रूज जिसको आप बोल सकते हैं और ATC के बीच में जो बातचीत हो रही है उसको रिवील करता है, और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर पूरे फ्लाइट पाथ के दौरान एयरक्राफ्ट का अल्टीट्यूड, एयरक्राफ्ट का पोजीशन, इतना ही नहीं, एयरक्राफ्ट के जो कंट्रोल्स हैं, रडर, फ्लैप्स, इन सारे का पोजीशन, इनका मूवमेंट, थ्रॉटल का मूवमेंट, ऐसे मिला करके मेनी पैरामीटर्स को वो रिकॉर्ड करता रहता है। यहां तक कि पायलट जब कंट्रोल स्टिक को मूव करता है, उसका पोजीशन, उसका एंगल ऑफ अटैक, स्पीड वगैरह तो रहता ही है रिकॉर्ड। हम जब MiG-21 में थे तो उसकी पूरी रील बाहर निकल के आती थी, कैमरे की रील की तरह। उसको हम फिर साफ करके फिर देखते थे फ्लाइंग के दौरान कुछ तो गड़बड़ नहीं हुआ है, और अगर कहीं गड़बड़ तो रिपोर्ट करते थे फ्लाइट कमांडर को। तो ये सारी चीजें जब तक न दी जाए तो कोई भी एविएशन एक्सपर्ट इस पर अपनी स्पष्ट राय बता ही नहीं सकता है, चाहे जो भी हो। फिर भी हम लोग चूंकि एविएशन से जुड़े हैं, हमारी लाइफ का एक मेजर पार्ट एविएशन में गया है, बीइंग एयरफोर्स पर्सनल, और हमने एयरफोर्स की जर्नी के अनुसार वी हैव सीन मेनी एयर एक्सीडेंट्स आल्सो। कई सारे एयर एक्सीडेंट्स के इन्वेस्टिगेशंस का हम लोग हिस्सा रहे हैं, पार्ट रहे हैं, जांच कराए हैं, जांच किए हैं। सो flight safety was a major concern when we were in the Air Force. Everybody is talking about the flight safety, और तब जाकर के हम किसी तरह मैक्सिमम सेफ्टी अचीव कर पाते थे। अब इस एक्सीडेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो जैसा मीडिया से पता लग रहा है कि देयर वाज इशू ऑफ विजिबिलिटी ऑन दैट रनवे। हो भी सकती है, वेदर खराब हो सकता है, महाराष्ट्र के उस एरिया का वेदर डाउन रह सकता है, विंटर का सीजन वो सब रह सकता है। देखिए, ये जो जहाज था ये कोई बहुत बड़ा जहाज नहीं है, ये छोटा जहाज है। इसके मॉडल का सब जानकारी आपको मीडिया में मिली गई होगा, उस पर क्या हम वर्णन करें। 6, 7, 8 सीटर जहाज है, उसमें 2 पायलट मारे गए हैं, एक एयर होस्टेस मारी गई है, उप मुख्यमंत्री पवार साहब मारे गए, उनका पर्सनल सिक्योरिटी अफसर मारा गया है। तो ये मीडियम एयरक्राफ्ट है, इससे छोटे एयरक्राफ्ट भी होते हैं। एयरक्राफ्ट से ज्यादा खासियत ये होनी चाहिए कि जिस जगह लैंडिंग करने जा रहा है उस एयरपोर्ट पर या उस रनवे पर या उस कंट्रोल टावर के पास व्हाट आर द लेटेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल। जो बड़े रनवे हैं, जो बड़े एयरपोर्ट हैं, उनके पास आजकल सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो गए हैं, इंस्ट्रूमेंट, लैंडिंग सिस्टम भी हो गया है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जो ऐसे पुराने या कोई छोटे मोटे रनवे हैं या जहां पर सिर्फ उनका फ्लाइंग ट्रेनिंग वगैरह है, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग करा रहा है, उन पर ऑल मॉडर्न लैंडिंग फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। सो मैक्सिमम अटेम्प्ट इज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ विजुअल लैंडिंग प्रोटोकॉल्स ओनली। अब देखिए, जो विजिबिलिटी की बात की जाती है, द रेंज ऑफ विजिबिलिटी
for different aircraft and for different runways will be different. भाई जिस एयरक्राफ्ट की लैंडिंग स्पीड ज़्यादा है उसके लिए विजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट अधिक होगी। जो एयरक्राफ्ट जायंट है, बड़ा है, ह्यूज है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। स्मॉल एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट अलग होगी, हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट अलग होगी। सो यह कहना कि there was a visibility of 2 kilometer that is sufficient for landing and all. So please do not generalize and do not talk like a layman. We are the aviation experts, we know. There have been incident when many fighter pilots have landed even after their canopy has been jettisoned. But it is not possible for every pilot and in every situation to land. The criticality during landing and criticality during takeoff, criticality during cruise is quietly different. आज तक जितने एयर एक्सीडेंट हुए हैं उनमें मैक्सिमम तो टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ही हुए हैं। लेवल फ्लाइट, क्रूज फ्लाइट में एक्सीडेंट्स की संख्या बहुत कम है। क्यों भाई? ड्यूरिंग लैंडिंग और टेक ऑफ ओनली aircraft is near to the ground. Time, height required to take the decision is very less. अभी I-171 क्रैश अहमदाबाद में हुआ था, अगर उसके बाद 100 फीट 200 फीट भी हाइट होता तो पायलट ने शायद रिलाइट कर लिया होता, इंजन रिलाइट हो भी जाता, शायद रिलाइट स्टार्ट किया भी था वो, बट उसके बाद 100 फीट भी हाइट नहीं थी। बट वही अगर 3000 फीट की हाइट पर हुआ होता तो आराम से रिलाइट हो सकता है एयरक्राफ्ट। पायलट हैज अ टाइम टू टेक द डिसीजन, इट्स मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। सो ड्यूरिंग लैंडिंग यू आर कमिंग फॉर द अप्रोच, इफ यू मिस एनीथिंग यू कैन गो फॉर ए क्रैश। अभी हम इसकी बात करेंगे, क्या कैसे क्या हुआ होगा उस पर विचार करेंगे, बट पहला भूमिका तो समझिए। ड्यूरिंग टेक ऑफ व्हाट इज द ऑप्शन? Your nose undercarriage has gone up, main undercarriage has left the runway. Now you are in the air and you are just above the runway 2, 3 feet, 4, 5 feet or just 10 feet above, and you had a butt hit. I'm talking about in the perspective of the single engine aircraft. This may not be in the dual engine aircraft, the situation may differ, but you just felt a butt hit. What will the option? You left the runway, but you are not in the full air. You have to abandon the aircraft, abandon the takeoff. In that situation, what will happen? What will happen? Your aircraft will fall like a stone on the runway, and it will break your undercarriage and all. And it has happened when I was posted in Jodhpur. It has happened with one of my trainer. During takeoff, there was a butt hit, and pilot has to abandon the aircraft. And it damaged the aircraft. We just rescued after many days. So, time required for taking the decision and for action, both is very, very less. Even it is in the less than seconds. So, chances of the crash increases during takeoff and landing. Anything goes wrong during level flight, pilot has a time to take the decision, talk to the ATC, take the advice, refer to the manual, discuss with the co-pilot or discuss with the ATC or discuss with the experts. बहुत कम लोगों को पता होगा, there are incidents जब एयरक्राफ्ट एयर में बहुत सारी घटनाएं हुई तो उस कंपनी के बोइंग के एक्सपर्ट से बात कराई जाती है आरटी के ऊपर फॉर गेटिंग सम एडवाइस इन सम एक्सेप्शनल केसेस. If something abnormal has happened which is not written in the manual, or pilot is confused regarding something, there have been incident कि भाई जो मैन्युफैक्चर कंपनी है उसके एक्सपर्ट से बात हो जाती है. So these all are available only when the aircraft is in the air and pilot has a time to talk. But during takeoff और लैंडिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. आप जानते हैं कभी आप गाड़ी चलाते हैं, अचानक दूर एकदम वीरान में गाड़ी चले तो आपको रनवे जो आपका रोड है ना वीरान जगह पर आपको दिखेगा जैसे लगेगा उठा हुआ है. और जब तक आपको रियलाइज होगा 2-3-4 सेकंड के अंदर
तब तक आपकी गाड़ी जो है लहराने लगती, फिर आपको नहीं नहीं नहीं, यू आर गोइंग ऑन द लेवल फाइट। ये चीज पायलट के साथ भी होती है। कई बार पायलट लैंडिंग के लिए आ रहा है, उसको एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, रनवे लगता है रनवे की हाइट ऐसे उठी हुई है। अचानक जब तक उसको ये चीज रियलाइज होती है कि नो नो नो, रनवे इज फ्लैट, आई एम ऑन द इंक्लाइनेशन, एक इल्यूजन माइंड को क्रिएट होता है, तब तक वो देर हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं दूसरा एक और फैक्टर है। ये जिस रनवे पे क्रैश हुआ है, उस रनवे के एंड से 29 और 11। हमेशा जो रनवे के एंड होते हैं ऐसे ही रहते हैं, एक तरफ 27 रहेगा तो 27 का एड कितना 09। ये एंगल है, किस एंगल पे है, अगर इधर 03 है तो उधर 21 रहेगा, इधर मान लीजिए 05 है तो उधर 23 रहेगा। ये दोनों को एंड रहेंगे, जोड़ने से वही आएंगे। अगर इधर 29 है तो उधर 11 रहेगा, 29 का ऐड करेंगे 11 आता है, उधर 11 रहेगा। तो ये जो 29 रनवे है ये वेस्ट फेसिंग रनवे है, और जो क्रैश का टाइमिंग है वो 8:30 पौने 9 सुबह के वक्त का है। सुबह के वक्त जब पायलट लैंड करते हैं या जो फ्लाइंग कराई जाती है तो कोशिश किया जाता है कि वो लैंडिंग ईस्ट टू वेस्ट करें, जिससे वो सन फेसिंग ना रहें। अगर वो पायलट इस 29 के हिसाब से अगर वेस्ट टू ईस्ट कर रहा है, तो जब वेस्ट टू ईस्ट आप करेंगे तो सूर्य भगवान सामने रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसकी वजह से क्रैश हो जाता है, बट फ्लाइट में या फ्लाइंग के दौरान एसओपी बनाई जाती है, तो हर एक उस चीज को न्यूट्रलाइज या नेग्लेक्ट करने की कोशिश की जाती है जो कोई काज बन सकता हो। तो ये कोशिश किया जाता है कि सामने से सनलाइट सुबह के वक्त ना आ रही हो, क्योंकि सूरज बिल्कुल सामने ही रहते हैं। ऐसे दिन में तो हाइट पे चले जाते हैं, आप लैंड ऐसे कर रहे हैं तो बाधा नहीं आती है, लेकिन ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स देयर आर द चांस कि सनलाइट सामने ऐसा है, तो उस समय पायलट को लैंडिंग में दिक्कत आती है। अब इस केस में जैसा पता चला क्या हुआ कि पायलट ने बोला कि भाई हमको रनवे दिख नहीं रहा। पहली बार ये आए, फिर गो राउंड किए 6 मिनट के लिए। पहली बार अगर इनको रनवे नहीं दिखा, इसका मतलब गो राउंड क्यों गए होंगे भाई, रनवे को ये अलाइन नहीं कर पाए, तभी एटीसी ने इनको गो राउंड करने के लिए कहा। और अलाइन नहीं कर पाए इसका मतलब कि आइदर देयर वाज सम इशू विद द विजिबिलिटी, आइदर देयर वाज सम इशू विद द इंस्ट्रूमेंट्स आर गेजेस इन द कॉकपिट, समथिंग वाज रॉन्ग। और उसके बाद दोबारा जब फिर ये आते हैं तो पता चल रहा है इनका कम्युनिकेशन फेल भी हो रहा है। कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होने के बाद ये पता चल रहा है कि ये कह रहे हैं कि हमको रनवे दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी नहीं है, और दोबारा फिर कह रहे हैं रनवे दिख रहा है, और उसके बाद क्रैश हो जाते हैं। इसका मतलब कि देयर वाज सम इशू विद द विजिबिलिटी। और विजिबिलिटी की भी कहानी हम आपको बता रहे हैं। जब आप ग्राउंड पे देखिए, ऐसे जो रनवेज हैं या एटीसीज हैं या एयरपोर्ट्स हैं, इनके पास विजिबिलिटी के लिए कोई बहुत हाई इक्विपमेंट्स नहीं है। हमको 2 किलोमीटर तक दिखाई दे रहा तो हम कहेंगे विजिबिलिटी 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर दिखाई कहेंगे विजिबिलिटी 5 किलोमीटर है। लेकिन जो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके पास IMD जो मौसम की भविष्यवाणी करने वाले लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, वो अवेलेबल ऐसे रनवेज पे नहीं है कि जो वेदर का फोरकास्ट कर सके। विजिबिलिटी अभी 2 किलोमीटर है, कभी घट भी सकती है सडनली, 5-6 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता है। 5-6 मिनट में तो गेल आ चुका है, हमने ऐसा भी देखा है, उत्तर लाइन में एक बार ऐसा हुआ था। तो ये एक फैक्टर भी है कि विजिबिलिटी पहले ठीक थी, बाद में घट गई सडनली 6 मिनट के अंदर, वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है, जो एक वीडियो देखने में आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ये यूं ऐसे बैंक करते हुए, क्या यूं ऐसे एयरक्राफ्ट यूं ऐसे एक तरफ झुका बैंक करते चला गया। ये भी एक फैक्टर है कि पायलट ड्यू टू लैक ऑफ विजिबिलिटी could not align the runway properly, because same mistake the crews has done in the earlier attempt also. And once they could not align, what happened? They just missed the runway और वो साइड से लैंड करने के लिए आए। और जब तक उनको ये पता चला कि वी आर नॉट अलाइन टू द रनवे, तो वो एयरक्राफ्ट को सडन टर्न करने की कोशिश किए। उस सडन टर्न करने की कोशिश में क्या हुआ, एक तरफ लिफ्ट का लॉस हुआ, एक तरफ लिफ्ट ज्यादा हुआ,
और एयरक्राफ्ट एक तरफ ही जाकर के क्रैश कर गया, क्योंकि उसके बाद उनको टाइम नहीं मिला कि फिर वो एयरक्राफ्ट को उठा सकें या पुल अप कर सकें। ये भी फैक्टर हो सकता है। एक वीडियो में देख रहा था एक एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर का एक किसी चैनल पर, तो वहां उनसे एक सवाल किया गया कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉकिंग ऑफ द रडर इन वन डायरेक्शन। भाई पॉसिबिलिटी कुछ भी बोल दीजिए। कोई बोल देगा इंजन फेल है। भाई इंजन फेल, दोनों इंजन एक ही साथ एक ही सेकंड में कैसे फेल हो जाएंगे? इंजन फेल होगा तो पायलट कॉल देगा पावर लॉस का, या वो शीट बोलेगा। भाई बहुत सारी चीजें हैं ना। इंजन फेल हो रहा था तो इंजन एक सेकंड के अंदर फेल नहीं होता है। इंजन फेल होता है उसका जेपीटी और आरपीएम लॉस होता है। जेपीटी मतलब जेट पाइप टेम्परेचर। इंजन जब भी बंद होगा पीछे का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर गैस लॉस करेगा। और आरपीएम जो इसकी स्पीड है वो गैस डाउन होगा। तो वो क्या 90% से एक सेकंड के अंदर जीरो आ जाता है क्या? अरे भाई धीरे धीरे आता है, वो एक रोटेटिंग चीज है, उसका कोई कॉल तो है नहीं। और आरटी सही है तभी पायलट को पायलट की आवाज है ओ सिट ओ सिट, मतलब आरटी इज करेक्ट। तो इंजन फेल का कोई चांस है नहीं। और इंजन फेल होने से एयरक्राफ्ट एक तरफ बैंक नहीं करता है। अब उसकी भी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। ये जो एयरक्राफ्ट है इसके जो दोनों इंजन है बिल्कुल इसके फ्यूजलाज से सट करके हैं। जो बड़े बोइंग और या एयरबस हैं इनके जो इंजन है विंग में रहते हैं। तो जब इनके इंजन फेल होते हैं, एक तरफ का इंजन फेल होता है, तो एयरक्राफ्ट एक तरफ थोड़ा सा या करता है। उसको काउंटरएक्ट करने के लिए पायलट रडर पैडल को एक तरफ दबा के रखता है, जिससे इंजन के एक तरफ के थ्रस्ट से एयरक्राफ्ट जितना या कर रहा है, दूसरा रडर के मूवमेंट से उसको पैरेलल करके एयरक्राफ्ट इमरजेंसी लैंडिंग कर लेता है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट में दोनों इंजन जो है फ्यूजलाज से सट करके हैं, तो इसमें याइंग की भी परेशानी नहीं आती कि अगर एक इंजन फेल होता है। दोनों इंजन फेल होने वाला कोई चांस भी नहीं है। तो रडर पैडल सडनली कैसे जाम हो जाएगा? पहली बार भी गो राउंड की प्रॉब्लम आई, दूसरी बार भी अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आई, तो रडर पैडल कैसे जाम हो गया? भाई रडर पैडल पूरा जहाज घुमा करके लेके आया तब जाम नहीं था। बैंकिंग करते हुए बिना रडर और इसके मूवमेंट के जहाज थोड़ी घूम के आ गया होगा गो राउंड करके। बस वो रनवे पे अलाइन करते समय रडर जाम कर जाएगा क्या? ये थ्योरी सही नहीं है। थ्योरी जो मुझे लग रही है वो यही लग रही है कि देयर वाज ए विजिबिलिटी इशू, पायलट वाज नॉट इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ दिस रनवे, और वो पहली बार जब लैंड करने की कोशिश किए तो ईस्ट टू वेस्ट लैंड कर रहे थे जिससे सनलाइट नहीं आए। सेकेंड टाइम वो लैंड करने की कोशिश कर रहे थे तो वेस्ट टू ईस्ट कर रहे थे जिससे सनलाइट सामने आ रही थी। उसी समय रनवे की विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आया। दूसरे जो मैं एक चीज कह रहा था कि अगर हम स्ट्रेट विजिबिलिटी देखते हैं उसका फैक्टर अलग होता है, और कहीं ऊपर से नीचे अगर विजिबिलिटी, जब पायलट लैंडिंग के लिए आ रहा है देन हिज विजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इज फ्रॉम हिज व्यूइंग फ्रॉम सम हाइट एंड ही हैज टू सी द रनवे। जैसे रिफ्रैक्शन इंडेक्स में आपने देखा होगा कि किसी पानी के गिलास में पानी डाल दो और पेंसिल डालने पेंसिल तिरछी दिखती है। सेम वे जब कहीं पर हैवी फॉग रहता है, वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, तो एटमॉस्फेयर वहां का डेंस हो जाता है, एयर डेंस हो जाती है। उस समय जो विजिबिलिटी देखते हैं दैट डिफर्स फ्रॉम द एक्चुअल विजिबिलिटी एंड यू आर व्यूइंग फ्रॉम द टॉप। अगर आप फॉग के अंदर ही खड़े होकर के फॉग के अंदर देखें देन विजिबिलिटी विल नॉट डिफर। 1 kilometer will be denoted as 1 kilometer. But if you are watching from the top, and that means your media is, you are in the air media and you are viewing in the water media or droplets media. So when there will a change in the media, तो जो आपका रिफ्रैक्शन इंडेक्स होता है वो चेंज होता है, और जो डेंसिटी है वो वेरिएशन की वजह से जो डिस्टेंस है वो चेंज होता है, जैसे पेंसिल तिरछी देखने लगती है। तो यही एक फैक्टर होता है कि जब आप किसी फॉगी वेदर में लैंड करते हो और टॉप से देखते हैं और विजिबिलिटी को लेमैन के हिसाब से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के हिसाब से बताया गया होता है, और जबकि एक्चुअल विजिबिलिटी पायलट की रिक्वायरमेंट उसकी आंखों से और रनवे को देखने की होती है जो कि एक एंगल पर होती है, दैट डिफर्स। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अनटिल अनलेस कोई और मेजर चीज नहीं आती है कॉकपिट और स्काडर या एफडीआर से निकल करके, तो ये वेदर कंसर्न और विजिबिलिटी इज द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस एयर एक्सीडेंट। अभी हमने सुना है कि गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे इंडियन एयरफोर्स के एटीसी कंट्रोलर्स को वहां पे एस्टेब्लिश किया गया, दे विल कंट्रोल द एटीसी
आई थिंक इट विल गो वेल इन फ्यूचर। बट ऐसे रनवेज को अपग्रेड करने की बहुत तगड़ी रिक्वायरमेंट है। एयर क्रैश तो AI-17 का अहमदाबाद जैसे एयरपोर्ट से हो गया, बट हम ऐसा सोच करके कि क्रैश तो किसी का भी हो सकता है, हम जो रनवे अपग्रेड नहीं है उनको छोड़ नहीं सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।